कल हमने देखा कि किस तरीके से जानवी और उसके बीच में आपस में यही बहस चल रही थी कि कौन ऊपर सोएगा कौन नीचे सोएगा। लेकिन कौन सोएगा ऊपर पलंग पर जानेंगे आज के एपिसोड में। दोस्तों, स्वागत है आपका सुकून एफएम चैनल पर। आप अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लग रही है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। तभी जानवी ने हिचकिचा कर कहा, अरे लेकिन आप मेहमान हैं, आप इतने बड़े आदमी भी हैं। लेकिन आगे से विमान ने चटाई की तरफ बढ़कर कहा, मैं अब कोई बड़ा आदमी नहीं हूं जानवी, और इस घर में मैं खुद को मेहमान नहीं मानना चाहता। प्लीज मुझे फर्श पर सोने दो। मुझे आज जमीन से जुड़ने की बहुत जरूरत है। विवान की जिद के आगे जानवी को हार माननी पड़ी। विवान ने अपना कोट उतारा और उसे कुर्सी पर रख दिया। फिर वो पतली सी चटाई पर लेट गया। जानवी ने कमरे की बत्ती बुझा दी। अंधेरे कमरे में सिर्फ बाहर से आ रही स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। विवान फर्श पर लेटा छत के उस पुराने पंखे को देख रहा था, जो धीमी आवाज करता हुआ घूमता ही जा रहा था। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे लंबी रात थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वह जमीन पर सो रहा था, लेकिन यह जमीन उसे नर्म गद्दे से ज्यादा सुकून दे रही थी। विवान ने करवट बदली। उसका दिमाग फिर से उसी साजिश की तरफ दौड़ पड़ा। उसने खुद से सवाल करके पूछा, कौन हो सकता है? राकेश ने कहा था कि रेड पर घर, गोडाउन, तीनों जगह एक साथ पड़ी है। मतलब मेरे हर एक सीक्रेट की जानकारी उन्हें दे दी गई। मेरे अकाउंट के पासवर्ड, मेरी विदेशी कंपनियों के लेजर। ये सिर्फ मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मेरे सी मिस्टर मेहता को पता है। क्या मेहता ने मुझे धोखा दिया है, या फिर मेरे चाचा विक्रम रॉय ने, जो हमेशा से कंपनी का चेयरमैन बनना चाहते थे, लेकिन पापा ने अपनी विरासत में सारी कंपनी मेरे नाम कर दी। विवान की मुट्ठियां कस गई। उसका खून खोल उठा। जिन लोगों पर उसने अपनी जान से ज्यादा भरोसा किया था, उन्होंने उसी की पीठ में छुरा घोंपा था। लेकिन विवान रॉय हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बचपन से ही संघर्ष देखा था। उसके पिता ने उसे सिखाया था कि अगर एक बार तुम गिरो तो 10 बार उठने की ताकत रखो। विवान ने मन ही मन में कसम खाकर कहा, मैं अपना सब कुछ वापस लूंगा। जिसने भी मेरे साथ ये खेल खेला है, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। और जानवी, इस लड़के ने मेरे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। मैं इसे वो जिंदगी दूंगा जिसकी ये हकदार है। इन्हीं ख्यालों में उलझे उलझे ना जाने कब विवान की आंख लग गई। अगले सुबह विवान की नींद एक अजीब से शोर में खुली। वो शोर मुंबई की लोकल ट्रेनों का नहीं था, बल्कि चौल की उस साझा जिंदगी का था। बाहर से पानी भरने को लेकर औरतों की बहस की आवाज, रेडियो पर बजते पुराने गाने, कुकर की सीटियों की आवाज आ रही थी। विवान ने अपनी आंखें खोली। उसे कुछ पल के लिए समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसे कल रात का वो भयानक मंजर और जानवी का चेहरा याद आया। वो उठकर बैठ गया। उसकी पीठ में थोड़ा दर्द था, क्योंकि उसे फर्श पर सोने की आदत नहीं थी। लेकिन उसे उसे नजरअंदाज उसने कर दिया, और उसने देखा कि जानवी पलंग पर नहीं थी। तभी दरवाजे के बाहर से जानवी अंदर आई। उसके हाथ में दूध की एक थैली थी। उसने विवान को उठा हुआ देखकर मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग विवान जी, आप उठ गए। मैंने सोचा आपको जगाऊं नहीं, आप बहुत थके हुए थे। उसकी ये बात सुनकर विवान ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग जानवी। तभी जानवी ने एक नया टूथब्रश और एक तौलिया विवान की तरफ बढ़ाकर कहा, ये ब्रश नया है और आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर गली के नुक्कड़ पर पब्लिक बाथरूम है, आप वहां जाकर फ्रेश हो सकते हैं। मैं तब तक आपके लिए चाय बनाती हूँ। विवान ने ब्रश और तौलिया लिया। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। चोल के लोगों ने उस अजनबी को देखा, जो इतने महंगे कपड़े पहने हुए था। किसी ने कुछ पूछा नहीं।
विवान ने जल्दी से अपना मुंह धोया और वापस कमरे में आ गया। कमरे में अदरक, इलायची की कड़क चाय की महक फैल गई थी। जानवी ने दो छोटे कांच के गिलासों में चाय छान कर रखी थी। विमान फर्श पर बैठ गया और जानवी ने एक गिलास उसे थमा दिया। तभी विवान ने पहला घूंट पिया और बोला, चाय बहुत अच्छी है। उसकी ये बात सुनकर आगे से जानवी पलंग के किनारे बैठ गई। फिर उसने विमान की तरफ बहुत ही गंभीरता से देखकर पूछा, शुक्रिया विमान जी, आपने कुछ सोचा है कि हम ऐसे कब तक छुप कर रह सकते हैं? तभी विमान ने अपने चाय का गिलास नीचे रखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह से एक सधे हुए बिजनेसमैन जैसा हो गया था। विमान की आंखों में एक तेज चमक थी। उसने जाह्नवी की तरफ देखकर कहा, मैं छुपकर नहीं रहूंगा जानवी। शेर अगर 2 कदम पीछे लेता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है। वो छलांग मारने की तैयारी कर रहा है। मुझे बस ये पता लगाना है कि साजिश के पीछे कौन है, और इसके लिए मुझे अपने किसी ऐसे इंसान से संपर्क करना होगा जिस पर मैं आंख मूंद कर भरोसा कर सकूं। उसकी ये बात सुनकर जानवी ने तुरंत पूछा, ऐसा कौन इंसान है? आगे से विमान ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मेरे कानूनी सलाहकार और मेरे पिता के सबसे पुराने दोस्त मिस्टर आनंद देसाई। वो सिर्फ मेरे वकील नहीं है, वो मेरे लिए एक पिता समान है। मुझे यकीन है कि वो इस साजिश में शामिल नहीं हो सकते। मुझे उन्हें फोन करना होगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से जानवी ने चिता जता कर कहा, लेकिन आपका फोन तो बंद है और आपके पास पैसे भी नहीं। तभी विमान ने समझा कर कहा, इसके लिए मुझे एक पब्लिक एसटीडी बूथ की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने तुम्हारे फोन से कॉल किया तो पुलिस उसे ट्रेस कर सकती है। मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। उसकी यह बात सुनकर जानवी ने तुरंत अपनी अलमारी से अपना छोटा पर्स निकाला और उसमें से 50 रुपए का नोट निकाल कर विवान की तरफ बढ़ा दिया। जानवी ने बिना किसी सवाल के उसको पैसे देकर कहा, गली के नुक्कड़ पर एक एसटीडी बूथ है, आप वहां से कॉल कर सकते हैं। विवान ने उस 50 के नोट को देखा। उसकी जिंदगी में आज तक 50 रुपए की इतनी कीमत कभी नहीं रही थी। उसने जानवी का हाथ अपने हाथ में लिया और उस नोट को पकड़कर कहा, तुम्हारे ये 50 रुपए मेरे लिए उन 50 करोड़ से भी बढ़कर है जो मेरे अकाउंट में फ्रीज पड़े हैं। मैं ये पैसे उधार ले रहा हूँ और मैं इसे ब्याज समेत चुकाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर जानवी मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराकर बस इतना कहा, जाइए देसाई सर को फोन कीजिए, मैं आपका यहीं इंतजार कर रही हूँ। विवान ने अपना कोट उठाया और उसे कंधे पर डाल लिया। उस छोटे से कमरे से बाहर निकल गया। गली के बाहर आते ही मुंबई की तेज धूप ने उसका स्वागत किया। वह आम लोगों के उस भीड़ में शामिल हो गया था जो अपनी रोजी रोटी के लिए भाग दौड़ कर रहे थे। विमान आज उस भीड़ का हिस्सा था, लेकिन उसके इरादे इस शहर के सबसे ऊंची इमारत से भी ऊंचे थे। वह सीढ़ी बूथ पर पहुंचा। बूथ वाले ने उसे एक बार ऊपर से नीचे देखा, लेकिन फिर अपने काम में लग गया। विवान ने फोन का रिसीवर उठाया और वो नंबर डायल किया जो उसे उंगलियों पर याद था। फोन की घंटे बज रही थी। विमान की धड़कनें तेज थी। क्या देसाई फोन उठाएंगे? क्या वो बिक चुके होंगे? और दूसरी तरफ से एक भारी तरफ आवाज आई, हेलो। इधर से विवान ने स्पष्ट कहा, देसाई अंकल, मैं विवान बोल रहा हूँ। उसकी ये बात सुनते ही दूसरी तरफ कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। ये बहुत ही घबराई हुई लेकिन राहत भरी आवाज आई। देसाई अंकल ने कहा, विवान, मेरे बच्चे, कहाँ हो तुम? तुम ठीक तो हो ना? रात से मैं तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। तुम्हारा नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। यहाँ मीडिया, पुलिस सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं मेरे बच्चे। विवान को देसाई अंकल की आवाज में पुरानी फिक्र महसूस हुई, जिसको सुनकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसने तुरंत कहा, मैं ठीक हूँ अंकल, मैं भी एक सुरक्षित जगह पर हूँ। मुझे बताइए ये सब क्या हो रहा है? ये रेड, ये सीज, ये सब किसने किया? तभी उधर से देसाई अंकल ने अपनी आवाज धीमी करके कहा, विवान, ये बहुत बड़ा खेल है मेरे बच्चे। तुम्हारे चाचा विक्रम रॉय, उन्होंने मिस्टर मेहता और बोर्ड के कुछ अन्य मेंबर्स के साथ मिलकर पूरी साजिश रची है। उन्होंने ईडी को फर्जी डॉक्यूमेंट सौंपे हैं, उनमें कुछ दिखाया है।
कि तुम्हारी कंपनियों के जरिए हवाला का करोड़ों का पैसा विदेशों में भेजा गया। उन्होंने सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ इस तरह तैयार करवाए हैं कि तुम बच ना सको। कल रात ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इमरजेंसी मीटिंग हुई थी। उन्होंने तुम्हें चेयरमैन पद से हटाकर विक्रम रॉय को नया चेयरमैन अनाउंस भी कर दिया है। उनकी आवाज़ इतनी धीमी और इतनी उन्हें किसी को सुनने का जैसे डर हो। वहीं ये सुनते ही विवान के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसका खुद का सगा चाचा जिस पर उसने इतना भरोसा किया। विवान ने गुस्से में काम कर कहा, ये कैसे हो सकता है अंकल? मेरे साइन के बिना वो मुझे कैसे हटा सकते हैं? तभी देसाई अंकल ने उसे चेतावनी देकर कहा, उन्होंने तुम्हारे फर्जी साइन का इस्तेमाल किया विवान। उन्होंने पावर ऑफ अटर्नी का गलत इस्तेमाल किया। उनके पास सत्ता है, पैसा है, उन्होंने सिस्टम को खरीद लिया। तुम इस वक्त उनके निशाने पर हो। अगर तुम सामने आए तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। जेल के अंदर तुम्हारे चाचा तुम्हें मार सकते हैं। तुम्हें अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा बेटा। उनकी यह बात सुनकर इधर से विवान ने चिल्ला कर कहा, तो क्या मैं छुप कर बैठ जाऊं, अपना सब कुछ उन्हें लूटने दूं? देसाई अंकल ने तुरंत कहा, नहीं विवान, हमें लड़ना होगा, लेकिन कानूनी तरीके से। तुम्हारे चाचा के कुछ काले कारनामों की भनक लगी है मुझे। अगर वो हम असली डॉक्यूमेंट हासिल कर ले तो ये हम सच साबित कर देंगे कि हवाला का पैसा तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे चाचा ने खुद ट्रांसफर किया था, और हम इस बाजी को पलट देंगे। वो दस्तावेज तुम्हारे ऑफिस में तुम्हारे प्राइवेट सेफ में है, जिसे अभी तक ईडी भी नहीं खोल पाई है। विवान का दिमाग तेजी से चलने लगा। उसने तुरंत कहा, वो सेफ सिर्फ मेरे फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन से खुल सकता है अंकल। मुझे किसी भी तरह अपने ही ऑफिस में घुसना होगा। उसकी ये बात सुनकर देसाई अंकल ने कहा, यह नामुमकिन है विवान। ऑफिस के चारों तरफ सिक्योरिटी है, ईडी के अफसर बैठे हैं, तुम वहां गए तो पकड़े जाओगे। तब विवान ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं अंकल, मैं हार मान नहीं सकता। आप बस मेरे लिए काम कीजिए। कल रात मेरे ऑफिस का जो फ्लोर ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी शिफ्ट का टाइमिंग है, वो किसी तरह से हासिल करके मुझे भिजवाइए। मैं खुद उस सेट तक पहुंचूंगा। तभी उधर से देसाई अंकल ने उसे रोक कर कहा, विवान, तुम ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो बेटा। एक उनकी ये बात सुनकर विवान ने कॉन्फिडेंस से कहा, रिस्क लेने की आदत है मुझे अंकल। मैं आपको एक नंबर दूंगा, आप उस पर सारी जानकारी भिजवा दीजिएगा, और प्लीज ध्यान रखिएगा अपना। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। ये कहकर विवान ने फोन काट दिया। विवान ने एसटीडी बूथ वाले को पैसे दिए और मुड़कर उसी चौल की तरफ गली में मुड़ गया। उसका दिमाग अब एक वार रूम में तब्दील हो गया था। उसे अपने ही ऑफिस में चोरी करनी थी, बहुत ही अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। यह एक सुसाइड मिशन था, लेकिन उसके पास कोई अलावा इसके चारा भी नहीं था। वह वापस जानवी के कमरे में पहुंचा। जानवी दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। विवान के चेहरे के भाव देखकर वो समझ गई कि बहुत कुछ गंभीर हुआ है। विवान ने अंदर आते ही दरवाजा बंद किया और जानवी की तरफ मुड़कर कहा, मेरे अपने चाचा ने मुझे धोखा दिया जानवी। उन्होंने मुझे फंसाया है और मेरी ही कंपनी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। उसकी यह बात सुनकर जानवी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? तभी विवान ने जानवी के कंधों को पकड़कर सीधे उसकी आंखों में देखकर कहा, हम नहीं जानवी, मैं। ये मेरी लड़ाई है। मुझे आज रात ही अपनी ऑफिस में घुसना होगा, ताकि वो डॉक्यूमेंट्स निकाल सकूं जो मेरी बेगुनाही साबित करेंगे। उसकी ये बात सुनकर जानवी घबरा गई। उसने घबरा कर कहा, क्या क्या आप पागल हो गए हैं? वहां पुलिस होगी, आप पकड़े गए तो? आगे से विवान ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी जिंदगी वैसे भी खत्म है जानवी, लेकिन अगर मैं बिना लड़े हार गया, लेकिन मुझे तुम्हारी इसमें मदद चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जानवी ने असमंजस में पूछा, मेरी मदद? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ एक वेट्रेस हूँ। तो विवान ने उसके गालों पर हल्के से सहला कर कहा, तुम सिर्फ एक वेट्रेस नहीं हो जानवी, तुम मेरी ताकत हो। मुझे आज रात ऑफिस की बिल्डिंग के पीछे वाली गली में एक गाड़ी और एक भरोसेमंद ड्राइवर चाहिए होगा, जो मुझे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल सके।
मुझे कुछ औजार चाहिए होंगे। क्या तुम्हारे जान पहचान में ऐसा कोई है जो बिना सवाल किए हमारी मदद कर सके? उसकी यह बात सुनकर जानवी ने कुछ पल सोचा। उसकी आंखों में एक चमक आई और उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मेरा एक मुंह बोला भाई है, रहीम। वो मैकेनिक है और रात को एक पुरानी टैक्सी चलाता है। वो मेरे लिए जान भी दे सकता है। मैं उससे बात करती हूँ, वो हमारी मदद जरूर करेगा। ये सुनते ही विवान ने उसे गले लगाकर कहा, थैंक यू जानवी। मैं जानता था कि तुम कोई रास्ता निकाल लोगी। ये पहली बार था जब विवान ने जानवी को गले लगाया। जानवी के लिए जादुई पल था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, विवान की धड़कनों को महसूस किया। वो जानती थी कि यह रास्ता मौत के मुंह में जाने वाला है, लेकिन वो विवान के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। इसके बाद दिन तेजी से बीतने लगे। दोपहर में जाह्नवी ने रहीम से जाकर मुलाकात की। रहीम एक वफादार और निडर इंसान था। जब जाह्नवी ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन बिना विवान का असली पहचान उजागर किए, तो वो तुरंत मदद के लिए राजी हो गया। उसने एक पुरानी लेकिन मजबूत फिएट टैक्सी का इंतजाम कर लिया। विवान को जो छोटे मोटे औजार चाहिए थे वो भी ला कर दे दिए। वहीं देसाई अंकल ने अपना वादा निभाया। शाम होते होते एसटीडी बूथ वाले एक अनजान लड़के आए और विवान के नाम पर एक लिफाफा छोड़ गया। उसमें ऑफिस का ब्लूप्रिंट और सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट का पूरा विवरण था। विवान ने उस ब्लूप्रिंट को पलंग पर फैला दिया और ध्यान से उसे अध्ययन करने लगा। जानवी उसके पास बैठी ये सब देख रही थी। तभी विवान ने ब्लूप्रिंट पर अपनी उंगली फेर कर कहा, सिक्योरिटी शिफ्ट रात के 2 बजे बदलती है। उस वक्त 15 मिनट के लिए पीछे वाला सर्विस लिफ्ट बिना किसी गार्ड के होता है। मुझे उसी लिफ्ट का इस्तेमाल करना होगा। मेरा ऑफिस 35वें फ्लोर पर है। वहाँ एडी के अफसर नहीं होंगे। वो लोग ग्राउंड फ्लोर के सर्वर रूम और 10वें फ्लोर के अकाउंट डिपार्टमेंट में होंगे, लेकिन 35वें फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरा चालू होंगे। उसके ये बात सुनते ही जानवी ने थोड़ा चिंता भरे स्वर में पूछा, तो आप कैमरे से कैसे बचोगे? विवान ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, वो सिस्टम मैंने खुद इंस्टॉल करवाया था जानवी। मुझे पता है कि उसे 5 मिनट के लिए बाईपास कैसे करना है, लेकिन मुझे अंदर जाने के लिए मेरे ऐसे कपड़ों की जरूरत होगी जो रात के अंधेरे में किसी को नजर ना आए। ये मेरा सफेद कोट और सूट वहाँ किसी काम का नहीं है। उसकी ये बात सुनते ही जानवी उठी। उसने अलमारी से एक काले रंग की साधारण सी शर्ट और एक गहरे रंग का पैंट निकालकर उसे देकर कहा, ये रहीम के कपड़े हैं। मैंने उससे मांग लिए थे। यह अब थोड़ा खुले तो होंगे, लेकिन रात के अंधेरे के लिए ये बिल्कुल सही रहेंगे। जानवी की इस दूरदर्शिता को देखकर विवान ने मन ही मन उसकी तारीफ की। उसने कपड़े लिए और बदल लिए। काले कपड़ों में विवान का वो अमीर बिजनेसमैन वाला रूप पूरी तरह से छुप गया था। अब वो एक ऐसे योद्धा की तरह लग रहा था जिसे अपना हक वापस छीनना था। इसी बीच रात के 12 बज चुके थे। बाहर रहीम अपनी टैक्सी लेकर आ चुका था। विमान ने जाने से पहले जाह्नवी की तरफ देखा। जाह्नवी की आंखों में आंसू तैर रहे थे। तभी वो डर रही थी कि वहीं विमान वापस न लौटे। तब विमान ने उसके पास आकर उसके आंसुओं को पोंछ कर कहा, रो मत जाह्नवी। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं अपनी दुनिया वापस हासिल करूंगा और उसकी शुरुआत तुमसे होगी। मैं आज रात वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है। उसके ये बात सुनकर आगे से जाह्नवी ने रोंदे हुए गले से कहा, प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। विवान ने उसे एक आखिरी मुस्कान दी और कमरे से बाहर निकल गया। उसने रहीम की टैक्सी का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गया। रहीम ने गाड़ी स्टार्ट की और वो पुरानी टैक्सी मुंबई की सुनसान सड़कों पर रोए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के विशाल हेडक्वार्टर की तरफ दौड़ पड़ी। टैक्सी में बैठे विमान की नसें तन गई। वो सिर्फ एक कॉरपोरेट चोरी नहीं थी, ये उसके आत्मसम्मान, उसके पिता की विरासत और उसके प्यार की खातिर लड़ी जा रही जिंदगी और मौत की जंग थी। आज रात ये तय करने वाली थी कि विमान रॉय इम्तिहान के पन्नों पर एक भगोड़ा क्रिमिनल बनकर भाग जाएगा या एक शहर का ऐसा शेर जो अपने दुश्मनों को मांद में घुसकर शिकार करना जानता है।
गाड़ी जैसे जैसे टावर के करीब पहुंच रही थी, विमान की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी। उसने देखा कि बिल्डिंग के बाहर कई पुलिस की गाड़ियां भी खड़ी हैं। ईडी का पहरा सख्त था, लेकिन विमान के चेहरे पर डर नहीं, एक खतरनाक संकल्प था। खेल अब शुरू हो चुका था और विवान रॉय अपनी चाल चलने के लिए बिल्कुल तैयार था। रहीम की पुरानी फिएट टैक्सी मुंबई की सुनसान सड़कों पर किसी खामोश साए की तरह दौड़ रही थी। रात के 1:30 बज चुके थे। शहर का शोर अब एक अजीब से सन्नाटे में तब्दील हो चुका था, लेकिन विमान के अंदर एक भयंकर तूफान उफान रहा था। टैक्सी की खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके माथे पर पसीने की बारीक बूंदें छलक आई थी। आज वो उसी इमारत में से एक चोर की तरह घुसने जा रहा था, जिसकी नींव उसने अपने खून पसीने से सींची थी। रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का वो 60 मंजिला कांच का टावर, जो कभी उसकी कामयाबी का प्रतीक था, आज उसके लिए एक अभेद्य किला बन चुका था। तभी रहीम ने गाड़ी की रफ्तार धीमी करके मिरर में विमान की तरफ देखकर कहा, सर हम पहुंचने वाले हैं। उसकी आवाज में एक हल्का सा कंपन था, जो इस खतरे की गंभीरता को बयां कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर आगे से विमान ने अपनी नजरें सामने टिकाकर एक सदी हुई आवाज में निर्देश देकर कहा, गाड़ी को मेन गेट की तरफ मत लेकर जाना रहीम। टावर के पीछे जो पुरानी मिल वाली सर्विस लेन है, गाड़ी वहां लगा लो। काले कपड़ों में विमान का चेहरा अंधेरे में लगभग छुप सा गया था। रहीम ने गाड़ी को मेन रोड से उतारकर एक संकरी अंधेरी और ऊबड़ खाबड़ गली में मोड़ दिया। यह रास्ता टावर के पिछले हिस्से की तरफ जाता था, जहां से हाउस कीपिंग का सामान और कचरे की गाड़ियां आती जाती थी। गली में घुसते ही एक अजीब सी सीलन और सड़े हुए कचरे की बदबू ने उनका स्वागत किया। कुछ दूरी पर रॉय टावर की गगनचुंबी इमारत आसमान को चीरती हुई खड़ी थी। उसके बेसमेंट और निचले फ्लोर्स पर पुलिस की जीपों की लाल नीली बत्तियां खौफनाक तरीके से चमक रही थी। ईडी का पहरा इतना सख्त था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। तभी विमान ने फुसफुसा कर कहा, गाड़ी यहीं रोक दो। रहीम ने बिना आवाज किए इंजन बंद कर दिया। चारों तरफ एक भयानक खामोशी छा गई, जिससे सिर्फ दूर भौंकते कुत्तों की आवाज और हवा की सनसनाहट तोड़ रही थी। विवान ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। रात के 1:45 हो गए थे। देसाई अंकल द्वारा भेजे गए ब्लूप्रिंट के हिसाब से ठीक 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड्स की शिफ्ट बदलनी थी, और उस दौरान 15 मिनट के लिए सर्विस एरिया और पीछे वाले दरवाजे की निगरानी सबसे कमजोर होती है। यही वो 15 मिनट थे जो विवान की जिंदगी का फैसला करने वाले थे। तभी विवान ने बहुत ही ठंडे लेकिन भारी स्वर में कहा, तुम यहीं रुकना रहीम। इंजन स्टार्ट मत करना जब तक मैं वापस ना आऊं। अगर मैं 3:03 तक वापस ना आऊं तो समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। तुम चुपचाप यहां से निकल जाना और जानवी से कहना कि मुझे भूल जाए। उसकी ये बात सुनकर रहीम ने पलटकर विवान को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी वफादारी थी। उसने धीरे से कहा, जानवी दीदी ने मुझे आपको सुरक्षित वापस लाने की जिम्मेदारी दी है, और मैं सुबह तक यहीं खड़ा रहूंगा। आप बस अपना काम करके वापस जल्दी आइएगा। आगे से विवान ने एक हल्की मुस्कान के साथ हामी भरी, और उसने अपनी पैंट की जेब चेक की। एक छोटा सा टॉर्च, एक मास्टर की कार्ड, और इमरजेंसी के लिए सालों पहले बनवाया था एक छोटा सा पेन ड्राइव जिसमें उसे डेटा कॉपी करना था। उसने गहरी सांस ली। कार का दरवाजा बिना आवाज किए खोला और अंधेरे में उतर गया। वह गली के दीवारों से सटक कर परछाइयों के बीच छुपता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसने काले कपड़े इस अंधेरे में उसके लिए सबसे बड़ा हथियार थे। वो हर कदम बड़ा सोच समझ कर रख रहा था। पैरों के नीचे कोई सूखा पत्ता या कांच का टुकड़ा ना आ जाए। बड़ा ध्यान से चल रहा था। कुछ ही मिनटों में वो टावर के पिछले हिस्से के भारी लोहे के दरवाजे के पास पहुंच गया। यह सर्विस एंट्री थी। दरवाजे के पास एक सिक्योरिटी कैबिन था, जिसमें एक गार्ड ऊँग रहा था। विवान ने घड़ी देखी, 1:58। तभी गार्ड के वॉकी टॉकी पर एक कर्कश आवाज गूंजी, शिफ्ट चेंज, सभी लोग बेसमेंट एरिया में रिपोर्ट करो।
ये सुनते ही गार्ड ने एक लंबी जमाई ली, अपनी टोपी सीधी की, कैबिन का दरवाजा लॉक किया और बेसमेंट की तरफ जाने के रास्ते पे चला गया। विवान जानता था नया गार्ड अगले 10 मिनट तक अपनी पोस्ट पर नहीं आएगा, क्योंकि वो सभी पहले हाजिरी लगाने बेसमेंट में इकट्ठा होते हैं। और यही मौका था। विमान तुरंत परछाइयों से बाहर निकला और दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर एक इलेक्ट्रॉनिक कीपैड और कार्ड रीडर लगा था। ये सिस्टम भी विमान ने ही अप्रूवल किया था। उसने अपने जेब से वो मास्टर की कार्ड निकाला और आज तक जो सिस्टम में ही डीएक्टिवेट नहीं किया गया था, क्योंकि ये कार्ड सीधा मेन सर्वर के फायरवॉल को बाईपास करता था और इसके बारे में उसके चाचा विक्रम रॉय को भी नहीं पता था। विवान ने कांपते हाथों से कार्ड स्वाइप किया। एक छोटी सी हरी बत्ती जली और लोहे के भारी दरवाजों ने एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ अपनी पकड़ छोड़ दी। विवान ने दरवाजा थोड़ा सा खोला, अंदर घुसा और उसे बिना आवाज के वापस बंद कर दिया। वो अपने ही इमारत के अंदर था और अंदर घुसते ही वो एक लंबे कम रोशनी वाले कॉरिडोर में था, जहां से सर्विस लिफ्ट और फायर एग्जिट की सीढ़ियां जाती थी। विवान जानता था कि लिफ्ट का इस्तेमाल करना आत्महत्या के बराबर होगा। ईडी के ऑफिसर्स ने जरूर मेन लिफ्ट और सर्विस लिफ्ट के कंट्रोल पैनल पर अपनी नजरें रखी होंगी। अगर कोई 35वें फ्लोर पर मतलब चेयरमैन की तरफ फ्लोर की गया तो कंट्रोल रूम तुरंत अलार्म बजा देगा। इसलिए विवान ने सोचा, मुझे सीढ़ियों से जाना होगा। 35 मंजिल, लगभग यानी 700 सीढ़ियां। ये एक थका देने वाला और खतरनाक रास्ता था, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो फायर एग्जिट वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा और सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दिया। शुरुआत 10 मंजिलों तक कोई परेशानी नहीं हुई। विवान का शरीर स्वस्थ था, लेकिन लगातार सीढ़ियां चढ़ने से उसकी सांसें भारी होने लगी। सीढ़ियों वाले हिस्से में एकदम खूब अंधेरा भी था। गूंज इतनी थी कि उसके जूतों की हल्की सी आहट भी बम के फटने के जैसी लग रही थी। विवान ने अपने जूते उतारने का फैसला किया। उसने अपने जूते उतारे, उनके फीतों को आपस में बांधा और उन्हें अपने गले में लटका लिया। मोजे पहने हुए पैरों में अब कोई आवाज नहीं थी। अब वो 10वें फ्लोर से करीब पहुंचा तो उसे सीढ़ियों के दरवाजे पर पार से लोगों के बोलने की आवाज आने लगी। यह अकाउंट डिपार्टमेंट का फ्लोर था। विवान की धड़कनें तेज हो गई। उसने सीढ़ियों के दरवाजे पर लगे छोटे कांच के पैनल से झांक कर देखा। अंदर की पूरी मंजिल रोशनी से जगमगा रही थी। ईडी के ऑफिसर पुलिस वाले फाइलों के ढेर में घुसे हुए थे। कुछ ऑफिसर कंप्यूटर पर काम कर रहे थे। एक ऑफिसर दरवाजे के ठीक खड़ा होकर पास सिगरेट पी रहा था और फोन पर बात कर रहा था। उस ऑफिसर ने फोन पर कहा, हाँ सर, विक्रम रॉय का कहना है कि हवाला के सारे पेपर्स चेयरमैन के पर्सनल सेफ में हो सकते हैं। हम सुबह सेफ तोड़ने वाले एक्सपर्ट को बुला रहे हैं। 35वें फ्लोर की पूरी तरह सील कर दिया गया है। यह सुनकर विवान के रोंगटे खड़े हो गए। उसके पास सिर्फ आज रात का समय था। अगर वो आज सेफ तक नहीं पहुंच पाया तो कल सुबह वे लोग सेफ को तोड़ देंगे और उसमें जो असली डॉक्यूमेंट है वो विक्रम रॉय को जो फंसाते हैं उन्हें नष्ट करके वहां विवान के खिलाफ झूठे सबूत रख देंगे। विवान अपनी जगह पर बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसकी सांसें एकदम रुक सी गई थी। अगर उस ऑफिसर ने गलती से फायर एग्जिट का दरवाजा खोल दिया तो विवान पकड़ा जाए। कुछ ही मिनटों बाद ऑफिसर अपनी सिगरेट बुझाकर वापस अंदर चला गया। विवान ने चैन की सांस ली, फिर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। 15वीं, 20वीं, 25वीं मंजिल। उसके पैरों की मांसपेशियां दर्द से चीखने लगी। पसीना उसके चेहरे से टपक कर उसकी आंखों में जा रहा था, जिससे जलन हो रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था। हर एक सीढ़ी उसे उसकी मंजिल, उसकी सच्चाई और जानवी से किए गए वादे के करीब लेकर जा रही थी। आखिरकार वो 35वीं मंजिल पर पहुंच गया। ये टावर का सबसे खास, सबसे वीआईपी और सबसे शांत फ्लोर था। पूरी मंजिल पर सिर्फ विमान का ऑफिस, एक प्राइवेट कॉन्फ्रेंस रूम और एक लाउंज था। विमान फायर एग्जिट के दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। फिर उसने कांच के पैनल से बाहर झांका। बाहर का कॉरिडोर पूरी तरह से शांत और सुनसान था। रोशनी मध्यम थी, लेकिन विमान की नज़र छत पर लगे उन दो सीसीटीवी कैमरों पर गई, जो सीधे उस दरवाजे और विमान के ऑफिस के मेन गेट को कवर कर रहे थे। कैमरों पर टिमटिमाती लाल बत्ती जल रही थी। वो चालू है और कंट्रोल रूम में उनकी लाइव फीड जा रही है। अगर वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलता तो कैमरे उसे पकड़ लेते, विवान ने मन ही मन में सोचा।
मुझे इन कैमरों को अंधा करना होगा। उसे ब्लूप्रिंट में याद था कि 35वें फ्लोर पर एक लोकल जंक्शन बॉक्स है और फायर एग्जिट की सीढ़ियों के पास दीवार में लगा है। विवान ने अपना छोटा सा टॉर्च निकाला, दीवार पर उस जंक्शन बॉक्स को ढूंढने लगा। कुछ ही सेकंड में उसने वो चौकोर बॉक्स भी ढूंढ लिया। उसने अपनी जेब से रहीम द्वारा दिया एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर निकाला, बॉक्स के पेंच खोलने लगा। उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे और कांप रहे थे। कोई भी गलती पूरे फ्लोर का अलार्म बजा सकती थी और उसने बॉक्स खोला और अंदर तारों का एक जटिल जाल था। विवान एक इंजीनियर नहीं था, लेकिन उसने अपनी कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम को बारीकी से समझा था। उसे पता था कि नीले और पीले रंग की तारें वीडियो फीड की हैं। अगर वो तार काट देगा तो कंट्रोल रूम से उस सिग्नल लॉस्ट का एरर आ जाएगा और गारंट तुरंत चेक करने आएंगे। उसे कैमरों के तार को काटना नहीं था, बल्कि उन्हें फ्रीज करना था, ताकि कंट्रोल रूम में गार्ड्स वही पुरानी स्थिर फुटेज देखते रहे। उसने जेब में से एक छोटा सा इलेक्ट्रिक लूप डिवाइस निकाला जो रहीम ने ब्लैक मार्केट से जुगाड़ करके लिया था। विवाह ने बहुत ही सावधानी से उन तारों को लूप पर से कनेक्ट किया और डिवाइस को चालू कर दिया। एक हल्की सी क्लिक हुई। अगर ये लूप पर सही काम कर रहा था तो अब कैमरों की फीड फ्रीज हो चुकी होगी। विवान के पास अब 7 से 8 मिनट का समय था, इससे पहले कि सिक्योरिटी सिस्टम इस छेड़छाड़ को पकड़ ले और ऑटोमेटिक अलार्म बजा दे। अब समय तेजी से भाग रहा था। टिक टिक टिक। विवान ने फायर एग्जिट का दरवाजा खोला और कॉरिडोर में कदम रखा। मोजे पहने होने के कारण उसके कदमों में कोई आवाज नहीं थी। वो तेजी से भागता हुआ ऑफिस के विशाल और भारी महोगनी के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाजे पर ईडी की तरफ से एक लाल रंग का सील लगा था। एक पुलिस का ताला लटका था। विवान को इस ताले से कोई मतलब नहीं था। उसे पता था दरवाजा सिर्फ दिखावे के लिए है और उसकी एंट्री एक सीक्रेट रास्ते से हो जाएगी। वो दरवाजा से थोड़ा हटकर दीवार पर लगी एक बड़ी सी पेंटिंग के पास गया। ये पेंटिंग एक प्राचीन युद्ध की थी और विवान ने प्रिंटिंग के फ्रेम के निचले हिस्से को हल्के से दबाया। दीवार के अंदर एक बायोमेट्रिक पैनल बाहर निकला। ये विवान का सबसे बड़ा राज था। उसने अपना अंगूठा स्कैन किया। स्कैनिंग एक्सेस डिनाइड। ये देखते ही विवान का दिल बैठ गया। विक्रम रॉय ने सिस्टम हैक करके उसके फिंगरप्रिंट को हटा दिया था। ये पता चलते ही विवान के माथे पर पसीने की धारा बह निकली। लूपर डिवाइस सिर्फ 8 मिनट का समय दे सकता था। उसमें से 3 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन विवान ने हार नहीं मानी। उसने पैनल के नीचे एक बहुत छोटा सा गुप्त बटन दबाया। एक कीपैड बाहर आ गया। ये एक गोड मोड पासकोड था जो सिर्फ विवान के दिमाग में था। ये किसी सर्वर पर स्टोर नहीं था, बल्कि हार्डवेयर में कोडेड था। विवान ने कांपती उंगलियों से बाहर 12 अंकों का कोड टाइप किया, जो असल में उसके स्वर्गीय पिता की जन्म तिथि, उसकी मां की मृत्यु का दिन और उसकी पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन नंबर का एक जटिल संयोजन था। पेंटिंग वाली दीवार का एक हिस्सा बिना किसी आवाज के खिसक गया और अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता खुल गया। विवान तुरंत अंदर घुसा। दीवार वापस अपनी जगह पर बंद हो गई। अब वो अपने कैबिन के अंदर था। कमरे के अंदर एकदम घुप अंधेरा था। बाहर शहर की रोशनियां कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। विवान ने देखा कि उसका आलीशान ऑफिस पूरी तरह से बिखरा पड़ा था। सोफे फटे हुए थे, ड्रायर्स टूटे पड़े थे, महंगी पेंटिंग्स फर्श पर गिरी हुई थी। ईडी वाले ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली। ये देखकर विवान का खून खोल गया। ये उसका साम्राज्य था जिसे उसके दुश्मनों ने रौंद दिया था। लेकिन ये वक्त भावनाओं में बहने का नहीं था। वो सीधे अपने विशाल डेस्क के पीछे गए। डेस्क के पीछे की दीवार पर लकड़ी का एक शानदार पैनल लगा था। विवान ने उस पैनल के एक खास हिस्से पर दबाव डाला। पैनल हटा और एक एडवांस लोहे का भारी भरकम सेफ सामने आ गया। ये सेफ ईडी की नजरों से बच नहीं पाया था, क्योंकि उस पर सफेद रंग के चाक से ईडी के निशान लगे थे। लेकिन उसे खोल नहीं पाए, क्योंकि इस पर कोई चाबी या कीपैड नहीं। यह पूरी तरह से एक रेटिना स्कैनर सेफ था। विवान जानता था कि विक्रम रॉय ने पूरे बिल्डिंग का सिस्टम हैक कर लिया है, लेकिन ये तिजोरी एक स्टैंड अलोन सिस्टम पर काम करती है। इसका बिल्डिंग के मेन सर्वर से कोई कनेक्शन नहीं। इसे हैक करना नामुमकिन था। विवान ने गहरी सांस ली और अपनी आंख स्कैन के बिल्कुल करीब ले गया। स्कैनर से एक नीली लेजर बीम निकली और विवान की आंखों में गई। रेटिना मैचिंग
आइडेंटिटी कंफर्म्ड, वेलकम मिस्टर विवॉन रॉय। इसी के साथ एक भारी मैकेनिकल साउंड के साथ एक तिजोरी के लॉक्स खुले और उसकी भारी दरवाजा बाहर की तरफ वो एकदम से खुल गया। विवान ने जल्दी से अपना टॉर्च जलाया और तिजोरी के अंदर देखने लगा। अंदर करोड़ों रुपए का कैश, सोने के बिस्किट, कुछ बेहद कीमती गहने रखे थे, लेकिन विवान ने उन सब चीजों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। आज उसकी नजर में उन कागजों के टुकड़ों की कोई कीमत इन सोने के और कैश से कहीं ज्यादा थी। वो सबकी तिजोरी के निचले हिस्से में रखी एक लाल रंग की लेदर फाइल पर पड़ी। ये वो फाइल थी। विवान ने जल्दी से वो फाइल निकाली, उसे टॉर्च की रोशनी में फाइल के पन्ने पलटे। ये विदेशी शेल कंपनियों के बैंक स्टेटमेंट और एमओयू थे। विवान की आंखें पन्ने पर लिखे नामों को तेजी से स्कैन कर रही थी। फिर उसे वो मिला, वो डॉक्यूमेंट जिन पर विक्रम रॉय के असली साइन थे, वो ईमेल प्रिंटआउट्स जिनमें विक्रम रॉय ने दुबई के हवाला ऑपरेटर्स को सीधा निर्देश दिया था। उन डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा था कि विक्रम रॉय विवान के नाम का इस्तेमाल करके पिछले 3 सालों में कंपनी के करोड़ों रुपए विदेशों में डंप कर रहा है। यह सिर्फ इतना ही नहीं, फाइल के अंत में एक एग्रीमेंट था जिसमें मिस्टर मेहता और बोर्ड के कुछ अन्य मेंबर्स को इस घोटाले में शामिल होने के लिए दी गई करोड़ों की रिश्वत का पूरा ब्यौरा था। ये सब देखकर विवान के होठों पर एक खतरनाक मुस्कान तैर गई। उसने मन ही मन में कहा, तुम हार गए विक्रम चाचा। तुमने मुझे घर से निकाला, लेकिन तुमने खुद अपने चिता की लकड़ी मेरे ही सेफ में सजा कर रखी थी। ये सब सोचते हुए विवान ने उन डॉक्यूमेंट्स को मोड़ा और अपनी शर्ट के अंदर अपनी पीठ से सटाकर छुपा लिया। उसने तिजोरी को वापस बंद किया। उसके बाद उसने दीवार का पैनल अपनी जगह पर सेट कर दिया। अब उसे यहाँ से निकलना था। लोपर डिवाइस का समय लगभग खत्म हो रहा था। तभी विवान ने दीवार का सीक्रेट दरवाजा खोला। बाहर कॉरिडोर में अभी शांति थी। उसने अपना टॉर्च बंद किया, फायर एग्जिट के दरवाजे की तरफ भागा। जैसे उसने सीढ़ियों का दरवाजा खोला, पीछे कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी कैमरों में एक हल्की सी स्पार्क उठी और वो वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गए। कंट्रोल रूम में कैमरों की फीड वापस चालू हो गई। विवान सिर्फ एक सेकंड बचा था। अगर वो एक पल और ऑफिस में रुकता तो वो कैमरों के अंदर कैद हो जाता। उसने सीढ़ियों का दरवाजा बंद किया, जंक्शन बॉक्स से अपना लूपर डिवाइस निकाल कर जेब में रख लिया, तारों को वैसे ही छोड़ दिया। अब वो सुरक्षित था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। उसे 35 मंजिल नीचे वापस सर्विस गेट तक पहुंचना था। चढ़ने में उसे जितनी थकान हुई, उतरने में उसे ज्यादा खतरा था। ढलान की वजह से उसके घुटनों पर भारी दबाव पड़ रहा था। अगर एक की कदम फिसला तो वो सीढ़ियों से लुढ़क कर सीधे मौत के मुंह में जा सकता है। उसके गले में लटके अपने जूते फिर से उसने पहने और क्योंकि अब पैरों को ग्रिप की जरूरत थी, विवान तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। 30वीं, 25वीं, 20वीं सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जब वो 12वीं मंजिल पर पहुंचा तो अचानक नीचे से बूटों की आवाज आने लगी। कोई सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ रहा था। ये आवाज सुनते ही विवान के कदम वहीं जम गए। उसने नीचे झांक कर देखा तो 2 पुलिस वाले, जिनके हाथों में टॉर्च थी, गश्त लगाते हुए ऊपर की तरफ आ रहे थे। 10वें फ्लोर से निकले थे और हर फ्लोर पर फायर एग्जिट चेक कर रहे थे। उनको ऊपर की तरफ आता देखकर विवान ने खौफ के मारे मन ही मन सोचा, लगता है किसी ने कैमरे के ब्लिंक होने की रिपोर्ट कर दी। वो बुरी तरह फंस चुका था। अगर वो नीचे जाता तो सीधा पुलिस वालों से टकराता। अगर ऊपर भागता तो उसके टॉर्च की रोशनी उसे देख लेती और वो उसे गोली भी मार सकते थे। सीढ़ियों वाले हिस्से में छुपने के लिए कोई जगह नहीं। विवान का दिमाग तेजी से काम करने लगा। 12वीं मंजिल के दरवाजे से बाहर क्या है, उसे ब्लूप्रिंट याद करने की कोशिश की। 12वीं मंजिल पर कैफेटेरिया और सर्वर रूम का कूलिंग वेंट था। वो सब याद ही कर रहा था। इतने में पुलिस वाले 11वीं मंजिल पर पहुंच चुके थे। उनकी आवाजें स्पष्ट सुनाई दे रही थी। उनमें से एक ने कहा, अरे यार, इस 35 मंजिल की बिल्डिंग में रात भर पेट्रोलिंग करना हमारी जान निकाल देता है। दूसरे ने कहा, चुपचाप कर ले, अगर ऊपर से गड़बड़ी हुई तो ईडी वाले हमारी चमड़ी उधेड़ देंगे। इधर तभी विवान ने बिना कोई आवाज के 12वीं मंजिल का फायर एग्जिट दरवाजा खोला। वो तुरंत कैफेटेरिया वाले अंधेरे कॉरिडोर में घुस गया। दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। कुछ ही सेकंड बाद वो दोनों पुलिस वाले
12वीं मंजिल के दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी टॉर्च से रोशनी 13वीं मंजिल की तरफ मांगी। कैफेटेरिया के अंदर विवान एक बड़ी सी कॉफी मशीन के नीचे दुबक कर बैठ गया। उसका दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था, उसे डर था कहीं पुलिस वाले उसकी धड़कन ना सुन ले। वो अपनी सांसें रोक कर बैठा था। पुलिस वालों ने 12वीं मंजिल का दरवाजा खोला। एक पुलिस वाले ने अपनी टॉर्च की तेज रोशनी कॉरिडोर में घुमाई। रोशनी कॉफी मशीन के ठीक ऊपर से गुजरी। विवान बिल्कुल मूर्ति की तरह स्थिर था। तभी पहले वाले पुलिस वाले ने कहा, यहाँ सब क्लियर है, कोई नहीं, चल ऊपर 15वें फ्लोर तक चेक करके वापस चलते हैं। उसकी यह बात सुनकर आगे से दूसरे ने जवाब देकर कहा, हाँ चलो। उसके बाद सीढ़ियों पर उनके कदमों की आवाज धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाने लगी और फिर गायब हो गई। उनके जाते ही विवान ने बहुत गहरी सांस छोड़ी। उसके पूरे शरीर में पसीना बह रहा था। मौत उसे छूकर निकल गई थी। उसने कुछ सेकंड तक अपने आप को संभाला और फिर धीरे से कैफेटेरिया से बाहर निकला। उसने फायर एग्जिट का दरवाजा खोला और नीचे की तरफ अपनी दौड़ लगा दी। अब रास्ते में कोई रुकावट नहीं थी। 5वीं मंजिल, तीसरी मंजिल और ग्राउंड फ्लोर। विमान सर्विस एरिया वाले कॉरिडोर में वापस पहुंच गया था। उसने इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे से कांच के बाहर झांक कर देखा। बाहर वही अंधेरी गली थी। सिक्योरिटी कैबिन में गार्ड वापस आ चुका था, लेकिन वो अपनी कुर्सी पर सिर झुकाए सो रहा था। विमान ने अपने मास्टर की स्वाइप की। दरवाजा खुला, बाहर निकला और ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसने दरवाजा बंद किया और परछाइयों का सहारा लेते हुए उसी रास्ते पर भागने लगा जहां रहीम ने टैक्सी खड़ी की थी। कुछ ही दूर भागने के बाद उसे अंधेरे में रहीम की टैक्सी दिखाई दी। रहीम गाड़ी के बाहर खड़ा होकर बेसब्री से इसका इंतजार ही कर रहा था। जैसे उसने विमान को आते देखा, उसकी जान में जान आ गई। उसने तुरंत गाड़ी का पिछला दरवाजा खोल दिया। विमान एक छलांग मारकर गाड़ी के अंदर लेट गया। विमान ने हाँफ कर कहा, निकलो रहीम, जल्दी से यहाँ से निकलो। उसका यह ऑर्डर सुनते ही रहीम ने बिना चाबी घुमाए क्लच गियर का इस्तेमाल करके गाड़ी को ढलान पर धकेल दिया और जब गाड़ी मेन रोड से थोड़ी दूर पहुंच गई तब जाकर रहीम ने इंजन स्टार्ट किया ताकि आवाज किसी को सुनाई न दे। पुरानी फिएट टैक्सी एक झटके के साथ आगे बढ़ी और मुंबई की अंधेरी सड़कों में कहीं गुम हो गई। गाड़ी की पिछली सीट पर लेटे विवान ने अपनी शर्ट के अंदर से वो लाल फाइल निकाली। उसने उन डॉक्यूमेंट्स को अपने सीने से लगा लिया। आज उसने जो किया था वो किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसने अपने दुश्मनों के किले में सेंध लगा दी थी। विवान के होठों पर एक थकी हुई लेकिन विजयी मुस्कान थी। उसने खुशी के साथ मुस्कुरा कर कहा, हम कामयाब हो गए रही, हम जीत गए हैं। अब विक्रम रॉय का खेल खत्म। आगे से रहीम ने मिरर में देखकर एक राहत भरी मुस्कान के साथ कहा, जानवी दीदी बहुत खुश होंगे सर। वो रात भर सोई नहीं है, सिर्फ आपके लिए दुआ कर रही थी। जानवी का नाम सुनते ही विवान के दिल में एक अजीब सी शांति छा गई। सारी थकान, सारा तनाव एक पल में गायब हो गया। अब उसे सिर्फ जानवी के पास जाना था, उस लड़की के पास जिसने उस पर अब तक दांव लगाया था जब पूरी दुनिया ने उसे नकार दिया था। गाड़ी अंधेरी ईस्ट की उन तंग गलियों पे वापस पहुंच गई। विमान गाड़ी से उतरा। उसने रहीम के कंधे पर हाथ रख कर कहा, तुमने आज जो मेरे लिए किया है रहीम, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसका सिला तुम्हें बहुत जल्द मिलेगा। उसकी यह बात सुनकर रहीम ने हाथ जोड़कर कहा, अरे सर, ये तो मेरा फर्ज था। आप अंदर जाइए और दीदी इंतजार कर रही है। इसके बाद विमान उस चोल की संकरी गली से होता हुआ जानवी के कमरे के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा अंदर से बंद था लेकिन नीचे से रोशनी आ रही थी। विमान धीरे से दरवाजे पर 2 बार दस्तक दी। अंदर से तुरंत कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और सामने जानवी खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी और जो बता रही थी वो पूरी रात रोती रही। जैसे ही उसकी नजर विवान पर पड़ी, वो सब कुछ भूल गई और वही कदम आगे बढ़कर विवान को कसकर गले लगा लिया। ये कोई साधारण आलिंगन नहीं था। ये एक ऐसे दिल का आलिंगन था जो डर, चिंता, प्रेम के सागर में डूब रहा था। जानवी के आंसू विवान की काली शर्ट को भिगोने लगे। उसने रोते हुए कहा, आप आ गए, आप सुरक्षित आ गए। मुझे लगा कि जानवी की आवाज रूंधी हुई थी। वो आगे कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी आगे से विवान ने अपने दोनों हाथों से जानवी को खुद से सटा लिया।
उसने अपने होठ जानवी के माथे पर रख दिए और बहुत ही प्यार से कहा, मैंने तुमसे कहा था ना जानवी कि मैं वापस आऊंगा। मुझे वापस आना ही था, क्योंकि मेरी दुनिया तो अब तुम हो। ये कहते हुए विवान ने जानवी को थोड़ा पीछे किया। अपने शर्ट से वो लाल फाइल निकालकर उसके सामने रखकर कहा, ये रहे वो डॉक्यूमेंट्स जानवी, मेरी बेगुनाही का सबूत। इन डॉक्यूमेंट्स में वो हर राज दफन है जो मेरे चाचा को सलाखों के पीछे पहुंचाएगा। कल सुबह की पहली किरण के साथ रॉय ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का असली शेर वापस अपने सिंहासन पर बैठेगा और उस सिंहासन के पास तुम होगी। जानवी ने डॉक्यूमेंट्स को देखा, फिर विवान की आंखों में, उन आंखों में अब हार का कोई नामो निशान नहीं था। वहां सिर्फ एक विजेता की चमक थी, एक ऐसे विजेता की जिसे उसकी मंजिल और उसका प्यार दोनों मिल चुके थे। मुंबई की वह खौफनाक और लंबी रात अब खत्म हो रही थी। बाहर चौल में सुबह के मुर्गे की बांग सुनाई देने लगी। आसमान में एक नई सुबह की पीली लाली फैल गई, जो विवान और जानवी की जिंदगी में एक नए सुनहरे भविष्य के संदेश को लेकर आ रही थी। उस सुबह में एक अलग जादू था। रात के उस खौफनाक जानलेवा अंधेरे को चीरकर सूरज की पहली किरण चोल के उन छोटे छोटे घरों की टिन की छतों को ऊपर पड़ने लगी। बाहर की दुनिया अपनी उसी पुरानी रफ्तार से जाग रही थी। पानी भरने को लेकर औरतों की बहस, साइकिल की घंटियां और दूर सड़क से आती गाड़ियों की आवाजें। लेकिन जानवी ने उस छोटे से कमरे के अंदर की दुनिया आज बिल्कुल बदली हुई लग रही थी। वहां एक अजीब सा सुकून, एक गहरी शांति और एक ऐसी उम्मीद की रोशनी थी जिसने कल रात की सारी हताशा को ढो डाला था। विमान पूरी रात सोया नहीं। वो उस पतली सी चटाई पर लेटा, उसकी छाती से उस लाल रंग की फाइल को लगाए रखा और छत से पंखे को घूरता रहा। उस फाइल में उसकी जिंदगी, उसका रुतबा, उसके दुश्मनों के बर्बादी के सारे सबूत दफन थे। लेकिन आज इस पल उसका ध्यान उन कागजों पर नहीं, बल्कि फर्श पर कुछ ही दूरी पर सो रही जानवी पर था। जानवी जो थकान और आंसुओं के बाद एक गहरी नींद में थी। विवान करवट लेकर उसे देख रहा था। उसके चेहरे की वो सादगी, उसकी बंद आंखों की पलकें, उसके चेहरे पर बिखरी हुई बालों की लटें। विवान को लग रहा था कि जैसे वो दुनिया की सबसे खूबसूरत मूरत को देख रहा हो। जिस दौलत और शोहरत के पीछे वो सालों तक भागता रहा, वो सब आज उसे जानवी के इस मासूम चेहरे के आगे बहुत छोटी और बेमानी लग रही थी। जैसे ही सूरज की हल्की सी किरण खिड़की के दरार से अंदर आने लगी और जानवी के चेहरे पर पड़ी, उसकी नींद टूट गई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। सामने विवान को एक तरफ यूं एकटक देखते पाया। जानवी के गालों पर एक हल्की सी लाली छा गई थी। उसने हड़बड़ाकर उठकर अपने बालों को संवारा और अपनी चुनरी ठीक की। जानवी ने अपने नजरें झुकाकर एक मीठी सी झिझक के साथ पूछा, आप आप सोए नहीं विवान जी? उसकी आवाज सुबह की उस शांत हवा में किसी संगीत की तरह गूंज गई। विवान भी अपनी जगह से उठकर बैठ गया। उसने एक बहुत ही गहरी और प्यार भरी मुस्कान के साथ जवाब देकर कहा, जब जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हकीकत बनकर सामने बैठा हो, तो फिर नींद कैसे आ सकती है जानवी? विवान की इस बात ने जानवी के दिल की धड़कन को बेतहाशा बढ़ा दिया। वो शर्मा गई और अपनी घबराहट छुपाने के लिए तुरंत किचन के उस छोटे से हिस्से की तरफ मुड़ गई। उसने हड़बड़ा कर कहा, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। आज का दिन आपके लिए बहुत बड़ा है। आपको पूरी ताकत की जरूरत होगी। इसके बाद गैस चूल्हे की हल्की सी आवाज के साथ चाय की पत्ती, इलायची की वो सौंधी महक पूरे कमरे में फैलने लगी। विवान उठकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। जानवी को काम करते हुए देखने लगा। वो उसे चाय बनाते हुए अपने आंचल
से बर्तन पकड़ते हुए हर एक अदा को अपने जहन में उतार लेना चाहता था। ये वो जिंदगी थी जिससे वो अनजान था, लेकिन अब ये जिंदगी ही उसे अपनी लगने लगी। चाय तैयार हो गई। जानवी ने 2 कांच के गिलासों में चाय छनी और एक गिलास विवान की तरफ बढ़ा दिया। विवान ने चाय लेते वक्त जानबूझकर अपनी उंगलियों से जानवी की उंगलियों को हल्का सा छुआ। वो छोटे से स्पर्श से जानवी के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। उसने अपनी आंखें उठाई और विवान की उन भूरी गहरी आंखों में देखा, जिनमें आज एक अजीब सी कशिश और नशा था। दोनों खामोशी से चाय पीने लगे। चाय खत्म करने के बाद विवान ने ठंडे पानी से अपना मुंह धोया और खुद को इस अंतिम महासंग्राम के लिए तैयार करने लगा। उसने रहीम को वो काली शर्ट और पैंट फिर से पहन ली। उसके पास आज कोई डिजाइनर सूट नहीं था, कोई महंगी घड़ी नहीं, नहीं बालों में लगाने के लिए कोई महंगा जेल था। लेकिन इसके बावजूद आज विवान रॉय के चेहरे पर जो तेज, जो कॉन्फिडेंस और जो ओरा था, वो उसके मिलेनियर होने के दिनों में भी कहीं ज्यादा प्रभावशाली था। वो आज एक ऐसा शेर लग रहा था जो अपने जंगल पर वापस कब्जा करने जा रहा हो। विवान ने पलंग पर रखी वो लाल फाइल उठाई। देसाई अंकल को फोन करने, सीधे कोर्ट में ईडी के सीनियर ऑफिसर्स के सामने विक्रम रॉय को बेनकाब करने की पूरी प्लानिंग अपने दिमाग में तय कर ली। उसने फाइल को अपने सीने से लगाया और एक लंबी सांस ली। ये वक्त था उस छोटे से सुरक्षित कमरे से बाहर निकलकर क्रूर दुनिया के साथ सामना करने का। वो पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से जानवी की कोमल आवाजों ने उसके कदमों को रोक लिया। विवान जी। विवान वहीं रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। जानवी दरवाजे से कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशमकश थी। वो एक तरफ चाहती थी कि विवान अपनी कंपनी, अपना हक वापस पा ले, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिल में किसी कोने में डर भी था कि जब विवान वापस उस आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा तो क्या वो उस छोटी सी चोल, इस मामूली सी वेट्रेस को भूल तो नहीं जाएगा? क्या ये उनके रिश्ते का अंत तो नहीं? ये सब सोचते हुए जानवी ने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की। फीकी सी मुस्कान के साथ कहा, ऑल द बेस्ट विवान जी। मुझे पूरा यकीन है कि आज सच्चाई की जीत होगी। भगवान आपके साथ है और मेरी दुआएं भी। आगे से विवान ने जानवी के चेहरे पर उस छिपे हुए डर और उदासी को पल भर में पढ़ लिया। वो जानता था कि जानवी क्या सोच रही है। वो वापस दरवाजे की तरफ मुड़ा, बहुत ही धीमे लेकिन सदे हुए कदमों से जानवी की तरफ बढ़ने लगा। जानवी अपने जगह पर स्थिर थी। उसकी धड़कनें उसके सीने में हथौड़े की तरह बज रही थी। विवान बिल्कुल उसके करीब आकर रुक गया। उनके बीच अब केवल 1 इंच का फासला रह गया था। कमरे में छाई खामोशी इतनी गहरी थी कि दोनों एक दूसरे की चलती सांसों को साफ सुनाई दे सकते थे। तब विवान ने अपनी आवाज को एक बहुत ही भारी, मखमली और रोमानी लहजे में ढाल कर पूछा, सिर्फ ऑल द बेस्ट? मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ने जा रहा हूं जानवी, और तुम सिर्फ मुझे दुआई देकर विदा कर रही हो। यह सुनकर जानवी की आंखें बड़ी हो गई। वो सोच रही थी कि अब विमान उससे क्या चाहता है, क्या मांग रहा है उससे वो। आखिर क्या होगा, इसका जवाब जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।